हेलो एंड वेलकम टू मिशन सीएमए। दोस्तों हम लोग कर रहे थे सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 जो कि है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के ऑलरेडी मैं 8 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। आप लोगों में से बहुत ने कमेंट किया था कि सर टेलीग्राम का ग्रुप बना दो, तो मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना दिया जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको जो भी डाउट्स होता है वहाँ से आप पूछ सकते हो और वहीं पे आप मुझसे कनेक्टेड भी रह सकते हो। अब लेक्चर नंबर 9 में बात करते हैं कि सर हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हमने लेक्चर नंबर जो 1 स्टार्ट किया था उसमें हमने अपना स्टडी नोट नंबर 1 स्टार्ट किया था। स्टडी नोट नंबर 1 में अभी तक हम 8 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स, यानी यूनिट 1.1, 1.2 और 1.3 का डबल एंट्री सिस्टम यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 9 में हम यहाँ से आगे के जो टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड आपको एक एक टॉपिक कराऊंगा, स्टडी मटेरियल के हिसाब से चलो। आज हमें स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 9 में अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। क्लास 11 में आपको बहुत अच्छे से आपने अकाउंटिंग इक्वेशन कवर की होगी, इसमें आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, यहाँ पे मैंने उसका लिख दिया। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा अकाउंटिंग इक्वेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोन दैट एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म आर इक्वल। कह रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ नहीं होता है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है जो अकाउंट्स में जो आइटम होते हैं यानी एसेट्स लायबिलिटी होते हैं, इनको मैथमेटिकल इक्वेशन में शो करता है और ये भी बताता है कि हमेशा क्या है, इक्वल रहते हैं। यानी जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, आपने बैलेंस शीट में देखा होगा टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, जितनी एसेट्स होती है उतनी ही लायबिलिटी होती है। उसी को अगर मैं मैथमेटिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो उसी को मैं क्या बोल दूंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब सर अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले हमारा होता है टोटल एसेट्स इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो ऐसे, टोटल एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यानी जितनी मेरी एसेट्स होती है उतना क्या होता है, इधर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के इक्वल हमारा टोटल एसेट्स होता है। तो हमारा क्या बन गया, टोटल एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब कोई कहेगा नहीं मुझे कैपिटल निकालना है, तो क्या करोगे, अब लायबिलिटी को माइनस कर दो, इधर एसेट्स और लायबिलिटी इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। अब कोई क्या है, नहीं सर हमें लायबिलिटी निकालना है, तो क्या करो, आप एसेट्स में से कैपिटल माइनस कर दो। ये आपका एसेट्स यहीं पे रहेगा, एसेट्स यहीं रहेगा, ये सर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी। तो ये एक हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब आप बोलोगे सर हमारे 3 फॉर्मूले बन गए, 1 2 3। कोई 3 फॉर्मूला नहीं है यार, एक ही फॉर्मूला आप याद रखो। इसको ही मैंने क्या कर दिया, रिवर्स करके 3 फॉर्मूले बना दिए। तो ये कोई 3 फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला एक ही है। आपको एसेट निकालना है तो इसको इधर कर दो, उसको उधर कर दो, लायबिलिटी निकालना है तो आगे पीछे कर दो, या कैपिटल निकालना है तो आपको आगे पीछे कर सकते हो। फॉर्मूला एक ही है, इसी को रिवर्स करके 3 फॉर्मूले में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो आप कोई सा भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक फॉर्मूला याद रखो, मेन एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और उसी से आप सब कुछ निकाल सकते हो। अच्छा, अब कहीं कहीं इसी फॉर्मूले को, ये जो आपके पास एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, इसी को आपकी बुक में ऐसे भी लिखा होता है, एसेट्स इक्वल टू, और कैपिटल को हम लोग लिखते हैं ऑनर्स इक्विटी, यानी ऑनर्स का ऑनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिखो, बात वही है। कैपिटल को हम ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, तो आप ऑनर्स इक्विटी लिखो या लायबिलिटी लिखो, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा, सेम चीज़ है, ठीक है ना। अब आते हैं बुक पे, आते हैं क्या कह रहा है। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपने क्लास 11 में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर हम ऐसी छोटी छोटी टॉपिक के बहुत बड़े बड़े लेक्चर बनाएंगे फिर आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पर्पज़ के लिए दिया है। आपके बुक में सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक इलस्ट्रेशन और एक प्रैक्टिकल, बस। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये इंट्रोडक्शन पर्पज़ के लिए दिया है, बेसिक पर्पज़ के लिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, बस। अगर इसको बहुत अच्छे से डीप में समझना तो आपको क्लास 11 के लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे। मेरे खुद के क्लास 11 के भी लेक्चर हैं, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। आप चैनल का नाम है, मेरा यूट्यूब सेकंड चैनल जो है उसका नाम है कॉमर्स फ्लिक्स। कॉमर्स फ्लिक्स में जाओगे, वहाँ पे
वहाँ पे चैप्टर नंबर 5 का जो है अकाउंटिंग इक्वेशन के 20 या आई थिंक 28 या 29 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिकल एक एक सॉल्व करा दिए हैं क्लास 11th का। तो आप जाकर देख लोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाऊंगा, तो जितना इस बुक में दिया उतना ही मैं आपको करा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या लिखा है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। मैंने वही बताया आपका क्या है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी को हम कैपिटल भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है कि एसेट आपको निकालना है तो लाइबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी को प्लस कर दो। आपको क्या निकालना है, ऑनर्स इक्विटी निकालना है तो एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो। वही तीनों फॉर्मूले इन्होंने शॉर्ट में लिखा हुआ, उसका देखो यहाँ पे लिखा है ए फॉर एसेट, एल फॉर लाइबिलिटी, पी फॉर कैपिटल। तो ये आप क्या निकालना है, यहाँ पे एसेट निकालने का फॉर्मूला, ये कैपिटल निकालने का फॉर्मूला, ये लाइबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। 3 फॉर्मूला है, आप इसी को आगे पीछे कर दो, आपको तीनों बन जाएंगे। ठीक है, अब हम सीधा आते हैं कि सर इसका क्वेश्चन कैसे करना है। तो इसका क्वेश्चन जो है, ये आपका एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ, इसे आप खुद करोगे, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया, उसे मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज अकाउंटिंग इक्वेशन का, इसको मैं आपको करा देता हूँ। तो चलो देखते हैं सर कैसे करना है इसको। ये वैसे भी आप लोगों को आता ही है, अगर आपको आता है तो वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आता तो एक बार ध्यान से देख लेना, थोड़ी सी भी डाउट है तो भी देख लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल कह रहा है, सो अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। राजेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में तीन चीज़ तो होती है, एक एसेट होती है, एक लाइबिलिटी होता है और एक कैपिटल होता है, यही 3 चीज़ तो होता ही है। अब हर एक ट्रांजेक्शन के आपको यही देखना होता है कि एसेट्स पे क्या इफेक्ट आएगा, लाइबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा और कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा, बस यही देखना होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना अकाउंटिंग इक्वेशन में। अब देखो क्या लिखा है, राजेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹9,000। राजेश ने 9,000 रुपीज़ से कैश में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो क्या इफेक्ट आएगा, यानी सर एसेट में ना कैश आएगा 9,000 का इंक्रीज हो जाएगा, और लाइबिलिटी तो कुछ नहीं इफेक्ट आएगा, कैपिटल भी 9,000 का हो जाएगा। अगर कोई ऑनर कैश इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो कैश के साथ साथ कैपिटल भी इंक्रीज करेगा, तो सर 2 इफेक्ट आएगा, एक कैश पे, एक दूसरा कैपिटल पे। बस हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन, यही तो करनी है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ये आपका फॉर्मेट बना दिया मैंने यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे ट्रांजेक्शन नंबर 1 जो लिखना था, जो वहाँ पे लिखा हुआ राजेश स्टार्टेड बिजनेस, जो भी लिखा लिख देना पूरा। हमने स्टार्ट किया बिजनेस, तो क्या आया हमारे पास, सर एसेट में आएगा कैश, कितने का, ₹9,000 का, और कैपिटल में भी कितना आएगा, 9,000। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन बोथ साइड हमेशा इक्वल चलता है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि आपको क्लास 11th में पढ़ रखा है आपने इन सब चीज़ों का। अब हमने पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया, अब हर एक ट्रांजैक्शन में यही देखना है आपको कि इफेक्ट क्या आएगा। दूसरा क्या रहा, देखो परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश ₹7,400। हमने इक्विपमेंट परचेज किया, अब इक्विपमेंट का नाम नहीं दिया, इसको इक्विपमेंट का नाम देना चाहिए था, तो क्या एंट्री होगी, तो सर हमारे पास एक एसेट इंक्रीज करेगा, एसेट में क्या आएगा, इक्विपमेंट आएगी, जो भी इक्विपमेंट होगी। और दूसरा क्या होगा, दूसरा सर कैश डिक्रीज करेगा, कैश भी हमारा एसेट है। अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो क्या इफेक्ट आएगा, तो सर इसका दोनों इफेक्ट एसेट पे ही आएगा, एसेट्स पे ही आएगा। पहला जो इक्विपमेंट मैंने परचेज किया वो इंक्रीज होगा, और दूसरा मेरा कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी मैं सिंपली क्या करूँगा, 7,400 कैश से माइनस कर दूंगा, 7,400 मैं क्या कर दूंगा, कैश से माइनस कर दूंगा, यानी 7,400 मैंने कर दिया माइनस। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, दोनों एसेट में ही आएगा। दूसरा यहाँ पे इक्विपमेंट आ जाएगा, कितना सर, इक्विपमेंट में 7,400 प्लस हो जाएगा, 7,400 यहाँ पे प्लस कर दूंगा, सिंपली कोई दिक्कत नहीं इसमें। और यहाँ प्लस दे के मैं यहाँ पे डैश दे दूंगा, फर्स्ट में यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अभी यहाँ पे डैश कुछ भी नहीं है, नो चेंज, यहाँ पे भी नो चेंज और यहाँ पे भी नो चेंज, मैंने फिल कर दिया। जब भी आपका 2 इक्वेशन पूरी कर दोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से न्यू इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, न्यू इक्वेशन, न्यू। अच्छा आपकी बुक में कुछ अलग तरीके से किया हुआ है, वो भी मैं अभी समझा दूंगा, वो और इजी है। देखो 9,000 माइनस, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है 7,400, तो कितना आएगा, अगर मैं 9,000 में से 7,400 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा सर, 1,600 आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1,600 प्लस ये एज इट इज 7,400, क्यों, कि ऊपर कुछ नहीं, जीरो है, ये मेरा 9,000 कैपिटल एडिट जाएगा, लाइबिलिटी भी कुछ भी चेंज नहीं है। तो देखो न्यू इक्वेशन भी बोथ साइड इक्वल आ रहा है, जितनी मेरे पास एसेट्स है उतना ही मेरा कैपिटल है। देखो 9,000 और ये दोनों का ऐड करो 9,000, अभी भी वही आ रहा है।
ठीक है सर, अब देखते हैं आगे थोड़ा सा और क्या बोला हुआ है। थोड़ी स्पीड में चलूँगा, थोड़ा एडजस्ट करना। अगर दिक्कत आ रही है, ज़्यादा स्पीड लग रहा है तो यूट्यूब में सेटिंग होता है, उसको स्पीड को थोड़ा कम कर दो, और स्पीड कम लग रहा है तो बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। अब देखो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, क्या इफेक्ट आएगा? तो सर एक तो लायबिलिटी इंक्रीज करेगा क्योंकि आपने उधार में खरीदा। लायबिलिटी में क्या इंक्रीज करेगा? क्रेडिटर। और दूसरा क्या होगा? तो दूसरा सर हमारे पास स्टॉक आएगा। स्टॉक कहाँ जाता है सर? स्टॉक जाता है एसेट्स में, है ना। तो दो चीज़ हो जाएगी, एक मेरा एसेट इंक्रीज करेगा, एसेट में क्या इंक्रीज करेगा? स्टॉक। और एक मेरी लायबिलिटी इंक्रीज करेगी, लायबिलिटी में क्या इंक्रीज करेगी? क्रेडिटर। यानी दो जगह एंट्री होगा, दो जगह एंट्री होगा ना। परचेज स्टॉक, यहाँ पे लाइन आपको लिख लेनी है जो भी है। अब मैं यहाँ पे एसेट में एक अकाउंट ओपन करूँगा जिसका नाम रखूँगा स्टॉक। कितने का परचेज किया था मैंने, देख लेता हूँ एक बार। तो सर आपने परचेज किया था 2650, कितने का परचेज किया था? अब यहाँ देखो कुछ भी नहीं हुआ, कैश से कुछ भी नहीं गया, इक्विपमेंट में भी कुछ भी चेंज नहीं आया, स्टॉक में 2650 का इंक्रीज आ गया। तो इसको फिल कर दो, पहले तो कुछ नहीं था, यहाँ पे हो गया। अच्छा सर, कैपिटल में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं। लायबिलिटी में चेंज हुआ है, लायबिलिटी में एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्रेडिटर 2650, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करके। आपने बुक वाला सॉल्यूशन मत देखो, पहले से एक बार देख लो, बुक वाला भी समझा दूंगा, दोनों सही है, ठीक है। ये देखो न्यू इक्वेशन, ये ज़्यादा अच्छा जो अभी सीख रहे हो। यहाँ पे कितना आएगा? 1600, क्योंकि आप कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देखो 16 का 16 है, 7400, इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और 2650 इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये मेरा 9000 है और ये मेरा 2650। अब देखो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, टोटल एसेट्स को ऐड करो, टोटल एसेट्स को ऐड करो इन तीनों को, और लायबिलिटी प्लस कैपिटल को ऐड करो, हमेशा इक्वल आएगा। यही मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। यानी सारे एसेट लायबिलिटी को मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। और आगे चलते थोड़ा और स्पीड में करते हैं। सर पॉइंट नंबर कौन सा करना है हमें? 4 लिखा, पेड टू क्रेडिटर ₹300। अब 300 हमने क्रेडिटर को पेमेंट किए, तो जब आप क्रेडिटर को 300 पेमेंट करोगे तो क्या इफेक्ट आएगा? तो सर दो इफेक्ट आएगा। अगर हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो क्या आएगा? तो एक तो सर हमारा क्रेडिटर डिक्रीज होगा, क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी का पेमेंट करोगे तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा? माइनस। अब प्लस सर कैश भी डिक्रीज होगा, कैश जा रहा है, यानी एसेट भी डिक्रीज होगा और लायबिलिटी भी डिक्रीज होगा। तो क्या करेंगे सर? तो यहाँ पे हम 300 पेमेंट किया बस, तो 300 यहाँ से माइनस करते हैं, और कैश में से कितना माइनस करेंगे? 300। सर क्यों? क्योंकि 300 ही तो पेमेंट किया, बाकी जब सब क्या लिया, डैश डाल दिया, बाकी सब मैंने क्या कर दिया? नो चेंज। बाकी सब में मैंने कर दिया नो चेंज, है ना। अब मैं क्या करूँगा, फिर से 2 लाइन बन गई, फिर मैं लगाऊंगा न्यू इक्वेशन। अब मेरा फिर से न्यू, यहाँ पे जो लिखना लिख देना, न्यू इक्वेशन क्या है निकल के। तो सर 1600 था, 300 का पेमेंट कर दिया, तो आई थिंक 1300, 7400 स्टॉक एज इट इज़ है, 2650 का स्टॉक एज इट इज़ है, यहाँ पे 9000 एज इट इज़ है, और 265 था तो 2350 का क्रेडिटर रिमेनिंग बचेगा। 300 का हमने पेमेंट कर दिया था पॉइंट नंबर डी में। अब पॉइंट नंबर ई क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर ई कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2000, कॉस्ट प्राइस 1200। अब देखो जरा मेरे को, मैंने सेल किया गुड्स कितने का? सेल किया कितने का? 2000 का। किस में सर? कैश में। तो मेरा कैश में क्या हो जाएगा? 2000 प्लस होगा कैशिंग। अच्छा, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? तो सर कॉस्ट तो 1200 थी ना, कॉस्ट प्राइस कितने की थी? 1200, यानी 1200 का गुड्स मैंने 2000 में सेल किया, तो कैश तो मेरा क्या हो जाएगा? कैश तो आपका प्लस होगा 2000 से, बट मेरा कॉस्ट कितना था स्टॉक का? 1200, यानी स्टॉक जो है मेरा क्या हो जाएगा? स्टॉक मेरा डिक्रीज होगा, यानी स्टॉक में माइनस होगा कितने का? सिर्फ 1200 से। स्टॉक मेरा 1200 से कम होगा, बट कैश मेरा कितना हो जाएगा? 2000 से इंक्रीज हो जाएगा। तो सर हमारे पास प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 2000 का सेल किया, कॉस्ट मेरे पास 1200 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया 800 का। तो ये कहाँ जाएगा? तो आपके पास प्रॉफिट हो या लॉस हो, कहाँ जाता है? आपको पता ही है सर, कैपिटल में ऐड कर देंगे प्रॉफिट को। लॉस हो तो कैपिटल से माइनस कर देंगे। तो क्या क्या होगा सर? कैश में 2000 को प्लस कर देंगे, स्टॉक से 1200 माइनस कर देंगे, और कैपिटल में 800 प्लस कर देंगे, कि प्रॉफिट है। सर माइनस होता तो कैपिटल से माइनस कर देते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में क्या है? कैश में कितना प्लस किया मैंने? 2000। क्यों? क्योंकि मेरा कैश 2000 से इंक्रीज हुआ। स्टॉक से कितना माइनस किया? सिर्फ 1200। सर 1200 माइनस क्योंकि मैं 1200 का ही बेचा है, 1200 का सामान 2000 में बेच दिया, 800 का प्रॉफिट हुआ, कैपिटल में प्लस कर दिया। चेक कर लो, बोथ साइड इक्वल ही आएगा। इधर देखो 1200 माइनस में, ये प्लस में, अगर तुम एडजस्ट करोगे तो 800 प्लस का बचेगा, इधर ये प्लस का आ रहा है, ठीक है।
तो ये मेरा क्या है, बोथ साइड इक्वल है। हर एक इक्वेशन बोथ साइड इक्वल आएगी और टोटल न्यू इक्वेशन भी बोथ साइड इक्वल ही आएगी। ये मेरा हो गया फिर से न्यू इक्वेशन। अगर आप न्यू इक्वेशन बनाओ तो अगर 1300 प्लस 2000 यानी 3300 प्लस 7400 प्लस अगर 2650 माइनस अगर मैं करूँ उसमें 1200 तो आएगा ये 1450 का स्टॉक, 9800 का कैपिटल और 2350 का मेरा क्रेडिटर जो मेरी लायबिलिटी थी। अच्छा सर, इसके बाद अगर थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा है, लिखा बिजनेस एक्सपेंस ₹700। तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, तो पहला तो सर हम कैश से माइनस कर देंगे 700, दूसरा हम कैपिटल से माइनस कर देंगे 700। अब देखो सर कैपिटल से क्यों माइनस करेंगे, इसका रीज़न क्या है, देखो सिंपल सी बात है, जब आपका प्रॉफिट होता है तो आप क्या करते हो, कैपिटल में प्लस कर देते हो, तो एक्सपेंस होगा तो कहाँ जाएगा। अभी तुम्हारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना नहीं रहे, अभी तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हो। क्लास 11th वाला याद करो, 11th क्लास में आप पहले अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े थे या पहले प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े थे, सर पहले अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े थे। तो अभी तो हम नॉर्मल डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं ना, तो अभी जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरा कैपिटल में ऐड होगा और जो भी लॉस एंड एक्सपेंस होगा वो कैपिटल से माइनस होगा। यानी प्रॉफिट हुआ तो ऑनर का, तो एक्सपेंस और लॉस किसका, ये भी ऑनर का। प्रॉफिट है तो आप तो कैपिटल में ऐड कर दे रहे हो, लेकिन जो एक्सपेंस है तब कहाँ से आएगा, वो किसी और के यहाँ से आएगा क्या, नहीं सर कैपिटल से माइनस करेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, आपके पास कैपिटल में कोई गेन हो जाए, कोई फायदा हो जाए या कोई प्रॉफिट हो जाए, तो इस केस में अकाउंटिंग इक्वेशन हम कैपिटल में प्लस कर देते हैं। और माइनस क्या करते हैं सर, कैपिटल में कोई एक्सपेंस या लॉस हो तो कैपिटल से क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। इसका और अगर डीप रीजन समझना है तो क्लास 11th वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली हमने 700 का एक्सपेंस किया है, तो 700 हम क्या करेंगे, कैश से माइनस कर देंगे। ये तो एक्सपेंस है और आपको पता ही है कि हमेशा डबल एंट्री होती है, 2 एंट्री होती है। तो दूसरी एंट्री क्या होगी, यहाँ से माइनस कर देंगे और 2 एंट्री मेरी हो जाएगी। और इसको हम क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन। अब इसका न्यू इक्वेशन क्या आएगा हमारा, तो सर न्यू इक्वेशन आएगा आपका, न्यू इक्वेशन क्या आएगी, 3300 तो मेरा कैश था, जिसमें से 700 का मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, 2600 आ गया। इक्विपमेंट 7400 एज इट इज़ है, 1450 का स्टॉक एज इट इज़ है, 91 मेरा आ जाएगा कैपिटल और 2350 का क्रेडिटर मेरा एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद सर आगे नेक्स्ट क्या दिया हमारा, पॉइंट नंबर 7। अब पॉइंट नंबर 7 की बात करूँ मैं, तो देखते हैं पॉइंट नंबर 7 क्या दिया है। सर पॉइंट नंबर 7 दिया, यहाँ ध्यान से देखो क्या दिया है, लिख रखा है यहाँ पे सर कि गुड्स वर्थ 4000 टेकन फ्रॉम बिजनेस पर्सनल यूज़, यानी बिजनेस से 400 का गुड्स हमने ले लिया पर्सनल यूज़ के लिए। तो सर ये क्या बन जाएगा, पर्सनल यूज़ के लिए लोगे तो क्या सर, पहली बात है स्टॉक तो कम हो जाएगा, 400 से स्टॉक तो गया। दूसरी एंट्री क्या होगी, अगर कोई ऑनर अपने बिजनेस से कुछ भी सामान लेता है तो कहाँ जाता है सर, ड्राइंग में जाता है, पैसा ले या कोई गुड्स ले ड्राइंग में जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा ड्राइंग। और ड्राइंग यहाँ से कहाँ से हो जाएगा, ड्राइंग का मतलब कैपिटल से हम क्या कर देंगे, माइनस, कैपिटल से माइनस ही तो होता है ड्राइंग, तो स्टॉक भी कम कर देंगे। और अकाउंट्स पूछेगा, देखो अकाउंट्स चलता है डबल एंट्री पे ना, अकाउंट्स किस पे चलता है, डबल एंट्री पे, यानी हर एक ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री। अब मैंने स्टॉक जैसे माइनस किया, अकाउंट्स ने बोला भाई डबल एंट्री करनी है, गुड्स कहाँ जा रहा है, स्टॉक कहाँ जा रहा है, माइनस क्यों करा, तुमने सेल किया है क्या, मैंने कहा नहीं सेल नहीं किया। अगर सेल किया होता तो बोलता कैश में प्लस करो, अगर उधार में बेचा होता क्रेडिट में तो बोलता डेटर में प्लस करो। यानी दूसरी एंट्री होती, या तो सेल की एंट्री होती, कैश में या डेटर में कुछ भी होती, एंट्री तो होती ना। बट ये कह रहा है कि नहीं सेल नहीं किया, तो फिर अकाउंट्स बोला कहाँ जा रहा है, दूसरी एंट्री कहाँ करूँ मैं, तो मैंने कहा भाई मालिक ऑनर लेके जा रहा था, उसने कहा दूसरी एंट्री कर दो ड्राइंग की, यानी 2 एंट्री तो होगी, हर एक ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री होती है, इसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। लास्ट क्लास में समझाया था डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो हम 2 एंट्री करेंगे, सिंपली 400 का स्टॉक यहाँ से माइनस कर देंगे, आई थिंक सो 400 ही था, और दूसरा क्या करेंगे, ड्राइंग है तो यहाँ से माइनस कर देंगे। स्टॉक तो गया, तो स्टॉक से मैंने माइनस कर दिया, बट कहाँ गया, मालिक के पास, तो मालिक के कैपिटल से भी माइनस कर देंगे क्योंकि ये ड्राइंग है। अब क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा वही लिखना होता है यहाँ पे। अब न्यू इक्वेशन क्या है, 2600 का कैश है, 7400 इक्विपमेंट है और 1050 का स्टॉक है, 400 का स्टॉक तो गया मालिक के पास। और ये मेरा कितना आएगा, 91 माइनस 400, तो ये आ गया मेरा 8700 और 2350, चेक कर लो बोथ साइड इक्वल ही आएगा।
अच्छा सर उसके बाद क्या करेंगे, 480 था ना, देख लेते हैं। हाँ 480 था। अभी एक और बचा हुआ है। अब सर देखो अब क्या बोला है, कह रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। जरा मुझे बता डेप्रिसिएशन क्या है, लॉस या एक्सपेंस है? सर एक्सपेंस है, एक्सपेंस है ना। तो मैंने अभी बताया कि एक्सपेंस कहाँ से माइनस होता है, तो सर एक्सपेंस होता है मेरा कैपिटल से माइनस होता है, खर्चा है। अब मेरा इक्विपमेंट पे क्या लग गया, डेप्रिसिएशन। इसकी 2 एंट्री बताओ, डबल एंट्री होती ना अकाउंट्स की, 2 एंट्री बताओ। इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लग गया, तो सर पहली बात, अगर इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगा है तो आपका इक्विपमेंट 200 से कम हो जाएगा, ठीक है सर। तो दूसरा, आप इक्विपमेंट तो कम कर दोगे लेकिन है तो एक्सपेंस ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल से भी कम करना पड़ेगा। प्लीज़ मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाने हैं। ये बहुत बेसिक है, आपका 11th क्लास आपने पढ़ रखा है, इसलिए मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूँ, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, तो 11th क्लास वाली वीडियो देखो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे बोलना, अगली क्लास में थोड़ा सा और डीप में एक्सप्लेन कर दूंगा इन सब चीज़ों को। अब मैं चलता हूँ पॉइंट नंबर 8 में, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना। तो सर 200 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा तो इक्विपमेंट से 200 रुपये क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन लगता है तो इक्विपमेंट की वैल्यू कम होगी, तो कैपिटल से भी 200 रुपये कम करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंस है ये, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें से कहीं कुछ भी नहीं जाएगा। और मैं कर दूंगा न्यू इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ न्यू इक्वेशन, और न्यू इक्वेशन में क्या आएगी यहाँ पे, तो सर 2600 का कैश एज इट इज आएगा, इक्विपमेंट 72 का आ जाएगा, क्यों 200 कम हो गया, स्टॉक मेरा एज इट इज है, कैपिटल मेरा हो गया 8500 का, क्यों हो रहा है, कम हो रहा है ना, एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कम होता जाएगा कैपिटल आपका, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल आपका इंक्रीज करेगा। अच्छा सर उसके बाद क्या हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में गुड्स खरीदा है, तो क्या एंट्री होगी सर, स्टॉक 1000 से इंक्रीज होगा, प्लस कैश क्या हो जाएगा 1000 से डिक्रीज होगा। सामान खरीदोगे स्टॉक आएगा, कैश जाएगा, सिंपल सी बात है। यानी स्टॉक में क्या कर देंगे 1000 प्लस कर देंगे, और यहाँ पे स्टॉक में क्या कर दो 1000 प्लस कर दो, इक्विपमेंट में नो चेंज, और कैश में 1000 माइनस कर दो, बाकी कैपिटल वगैरह में कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है ना। अब मेरा क्या आएगा फिर से यहाँ पे न्यू इक्वेशन, ये पॉइंट नंबर क्या था, आई थिंक सो 9 था। न्यू इक्वेशन क्या आएगी, कैश मेरा आ गया 1600 का, 1000 का परचेज कर लिया, इक्विपमेंट मेरा एज इट इज है, मेरा स्टॉक फिर से इंक्रीज हो गया, और ये मेरा 8500 और 2350 एज इट इज वैसी के वैसी आ गया। अब हमारा पॉइंट नंबर कौन सा होगा 10, पॉइंट नंबर 10 क्या देखते हैं, पॉइंट नंबर 10 कह रहा है कि रेंट आउटस्टैंडिंग 200, अभी 200 रुपये का आउटस्टैंडिंग रेंट है, ठीक है। जरा मुझे बताओ, इसका किसी को पता है तो मेरे बताने से पहले कमेंट करके बता दो। रेंट आउटस्टैंडिंग 200 इसका क्या मतलब है और कहाँ कहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन में इसकी एंट्री की जाएगी। पहली बात तो समझ में आ रहा है कि सर आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में 200 जाएगा, प्लस और कहाँ जाएगा, और ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो आपने बताया था कैपिटल से माइनस होगा। तो सर लाइबिलिटी तो समझ में आता है, लेकिन एक्सपेंस कैसे है यार, अभी पिछले लेक्चर में ही पढ़ाया था, नहीं पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, लेक्चर में 5 या 6 में पढ़ाया था मैंने अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने बताया था कि कोई एक्सपेंस अगर आपके आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपेंस नहीं है। बहुत सिंपल सी बता रहा हूँ कि मान लो कि मैंने आपको 1 मंथ ट्यूशन दे दी, ठीक है, 1 महीना आपने ट्यूशन कर लिया, उसकी था 800 रुपीज़ फीस थी पर मंथ की, बहुत कम ले लिया, चलो 800 रुपये पर मंथ ले लिया हमने। अब आपने 1 महीना पढ़ लिया और उसका आपने पैसा नहीं दिया, तो आपका क्या होगा, ट्यूशन फी आउटस्टैंडिंग हो गई। तो क्या आपका एक्सपेंस है या नहीं है, बताओ मुझे, क्या आपने पैसा नहीं दिया तो क्या एक्सपेंस नहीं है, क्यों नहीं है सर, देने तो पड़ेंगे ना, एक्सपेंस तो हो गया। हाँ ये है कि एक्सपेंस अभी आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस अभी मिला नहीं है बट एक्सपेंस तो है, बात समझ में आती है। तो ऐसी रेंट आउटस्टैंडिंग है, यानी रेंट एक्सपेंस तो है बट आपने दिया नहीं है अभी तक, तो सर क्या दिया नहीं तो एक्सपेंस माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा, आप पेमेंट करो या ना करो, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस रहेगा ही रहेगा। एक्सपेंस के डेफिनेशन में ये नहीं आता कि जब तक आप पे ना कर दो, इसका मतलब दुकान से राशन ला रहे हो, राशन आपने 10,000 रुपये का राशन ले लिया इस महीने का और आपने उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया, तो आपका एक्सपेंस ही नहीं है फिर तो भाई, आपने सामान यूज कर लिया, आपका एक्सपेंस हो गया, आपको पैसा दिया नहीं दिया, दे दिया तो एक्सपेंस पेड, नहीं दिया तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस तो है ही ना। तो एक्सपेंस का डेफिनेशन में ये नहीं था कि सिर्फ पेड किया तो ही एक्सपेंस होगा, पेड नहीं करोगे तो भी एक्सपेंस माना जाएगा। यानी कितने का एक्सपेंस है यहाँ पे 200 का, तो सर 200 का एक्सपेंस है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक तो लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी में एक अकाउंट ओपन होगा आउटस्टैंडिंग रेंट का, अब बाकी यहाँ से कुछ भी नहीं था, सब इसको क्या कर दो डैश डैश डाल के फिल कर दो, ठीक है।
मैं अभी दिखा दूंगा, थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखा दूंगा, जूम इन करके दिखा दूंगा, ठीक है। इसको पहले अभी यहाँ पे क्या आ गया, इस लाइन में पॉइंट नंबर 10 में क्या हो गया, यहाँ पे मेरा 200 का आउटस्टैंडिंग रेंट, और मेरी लायबिलिटी तो है, लायबिलिटी में दिखा दिया मैंने, और कैपिटल से मैंने माइनस भी कर दिया। बाकी सब में इसी में किस में भी नो चेंज, किसी में भी कोई चेंज नहीं आया। 200 ही है ना, हाँ सर 200 है। देखो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लायबिलिटी में दिखा दिया और कैपिटल से माइनस कर दिया। लायबिलिटी में क्यों दिखाया, क्योंकि लायबिलिटी है, और कैपिटल से माइनस क्यों किया, क्योंकि एक्सपेंस है। अब मेरा आएगा यहाँ पे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन क्या आएगा, 1600 7200 2050, ये आएगा 83, ये आएगा 2350, और ये आएगा मेरा 200, और ये मेरा बन के तैयार हो गया क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम थोड़ा इसका बैलेंस शीट बना कर देख लेते हैं कि हमारा इक्वल आता है या नहीं आता। आप लोगों को पता है बैलेंस शीट कैसे बनता है, ज़्यादा मुझे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, तो सर इस साइड आता है हमारा एसेट्स, यहाँ पे क्या आएगा अमाउंट, और यहाँ पे हमारी क्या आएगी लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में क्या क्या सर, सबसे पहले हमारा कैपिटल कितने का सर, 8300 का। उसके बाद हमारा क्रेडिटर कितने का सर, 2350। उसके बाद था आउटस्टैंडिंग रेंट, कितने का रेंट, 200 का। और उसके बाद हमारे पास इस साइड क्या था, तो सर ये फर्स्ट वाला हमारा कैश था, अभी ऊपर करके देख लेंगे 1600। उसके बाद हमारा था इक्विपमेंट, कितना था 7200, और देन हमारा स्टॉक था शायद, है ना 2050 का। अब इसको टोटल कर दो, बोथ साइड इक्वल आना चाहिए, और आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसको दोनों साइड इक्वल करके कितना आ रहा है सर। एसेट को देखते हैं 1600 प्लस 7200 प्लस 2050, कितना आ रहा है यहाँ पे 10850, और यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे पास 8300 प्लस 2350 प्लस 200, 10850। मुबारक हो, लो दोनों साइड इक्वल आ गया मेरा, बन गया अकाउंटिंग इक्वेशन। कौन सी बड़ी बात है इसमें, ये मेरा थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, देख लो अभी ध्यान से, लो स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो ये आपका बुक का क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को करा दिया यहाँ तक। ये यहाँ से है, ये सारे आपको सारा का सारा ये बैलेंस शीट ये मेरा इक्वल आ गया। अब थोड़ा सा आते हैं अपनी बुक पे और देखते हैं वहाँ पे क्या किया हुआ है इन लोगों ने। अब देखो आपके बुक में पता है कैसे किया हुआ है, बुक में इन्होंने क्या किया है, एक एक आइटम को अलग अलग नहीं दिखाया है, एक साथ ही कर दिया है। जैसे क्या, कैश आएगा तो भी एसेट्स है, स्टॉक आएगा तो भी एसेट्स है, और कोई इक्विपमेंट आएगा तो भी एसेट्स है। तो इन्होंने एक आइटम मान के चले हैं सिर्फ एसेट्स, सिर्फ लायबिलिटी और सिर्फ कैपिटल। तो सर हम कैसे करेंगे एग्जाम में, जैसे आपने किया वैसे करें या जैसे बुक में किया वैसे किया, कोई सा भी करो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे जैसे बुक में किया ना वैसे करोगे तो आपके लिए और इजी है। ये तो फिर भी आपको देखना पड़ेगा कैश इक्विपमेंट स्टॉक, वो तो और इजी है बुक वाला। अब बुक वाला कर दो क्या दिक्कत है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा बनाया था क्योंकि डिटेल में है, ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये डिटेल में है। और बुक वाला क्या है, डिटेल में नहीं है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो बुक में स्टडी मटेरियल में दिया वो करोगे तो गलत होगा। क्यों, क्योंकि स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है तो इसलिए वो करोगे तो गलत नहीं होगा। अब आते हैं स्टडी मटेरियल पे, देखते हैं। ये देखो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, उसी को देख के हम करके कोशिश करें। देखो अब जरा यहाँ मुझे बताओ, आपने इन्वेस्ट किया है कितना, क्या बोला यहाँ पे, इन्वेस्ट कैपिटल इन रुपीज़ 20,000, यानी कैपिटल में इन्वेस्ट किया 20,000। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन, तो यहाँ पे सर होगा एसेट्स, और यहाँ पे क्या होगा कैपिटल, और यहाँ होगा क्या लायबिलिटी। तो आप अगर 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हो तो कहाँ जाएगा सर, तो सर 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो मेरा कैश इंक्रीज होगा, और कैश किस में आता है, एसेट में आता है। तो यहाँ पे आप कैश लिखने की ज़रूरत नहीं है, एसेट है ना। दो एंट्री बनेगी, एक बनेगी कैश में प्लस होगा और दूसरा क्या होगा कैपिटल में प्लस होगा। तो यहाँ पर एसेट में 20,000 दिखा दो और कैपिटल में भी 20,000 दिखा दो, लायबिलिटी में भी कुछ भी नहीं, बस हो गया। इसके और ईजी है। दूसरा क्या, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर आप गुड्स परचेज करोगे क्रेडिट में, परचेज करोगे गुड्स किस में, क्रेडिट में, तो क्या एंट्री बनेगी उसकी। तो सर अगर हम गुड्स परचेज में क्रेडिट करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा, पहले इफेक्ट देखते हैं। तो सर दो इफेक्ट आएगा। पहली तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज करेगी,
तो मैंने क्या किया, सीधा लाइबिलिटी में एंट्री कर दी 2000 रुपये की। लाइबिलिटी में क्या बनेगा, क्रेडिटर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा, कर दी एंट्री। और दूसरा सर स्टॉक इंक्रीज करेगा। अब स्टॉक किस में आता है, एसेट में आता है, तो मैं एसेट में क्या कर दूंगा, 2000 यहाँ प्लस कर दूंगा, बस एकदम सिंपल। लो ये मेरा पॉइंट नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। एसेट में प्लस कर दिया 2000 और लाइबिलिटी में 2000 प्लस कर दिया। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज होगा क्रेडिट में परचेज करोगे तो, और एसेट आएगा इन स्टॉक आएगा तो एसेट भी इंक्रीज होगा। अब 2 लाइन बन गई। अब तीसरा क्या आएगा, फिर से न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन कितना आएगी, 22,000 का मेरा स्टॉक आएगा, सॉरी टोटल एसेट, ये टोटल एसेट है, इसमें स्टॉक कैश सब मिक्स है। और ये मेरी क्या है, 20,000 की कैपिटल है और 2,000 की मेरी लाइबिलिटी है। लो ये तो और आपके पास आसानी है क्योंकि आपको डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो आपके सामने है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्या, देखो लिखा है अबाउट प्लांट फॉर कैश। कैश में प्लांट खरीदा है तो क्या होगा, तो सर कैश में प्लांट खरीदेंगे ना तो प्लांट हमारे पास आएगा, तो प्लांट हमारा एसेट है तो एसेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा सर कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश डिक्रीज होगा, यानी एक तरह एसेट इंक्रीज भी हुआ और एसेट डिक्रीज भी हुआ। तो इसी एसेट में 8000 प्लस भी कर दो और इसी एसेट में 8000 माइनस भी कर दो, बस कुछ नहीं हुआ। लो आगे फिर से न्यू इक्वेशन, बाकी सब पर डैश दे दो क्योंकि बाकी सब में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये कौन सा है, पॉइंट नंबर 3। बात समझ में आई, प्लांट इंक्रीज होगा तो एसेट इंक्रीज होगा, कैश डिक्रीज होगा तो एसेट डिक्रीज होगा। तो इसलिए एसेट में प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। आपको वैसे करते जैसे मैंने कराया तो यहाँ पे 2 अकाउंट होता है, एक कैश होता है और एक प्लांट होता है। प्लांट में प्लस करते, कैश में माइनस करते, लेकिन आपको बाइफर्केट करने की जरूरत ही नहीं है बुक के हिसाब से, डायरेक्ट चलो बहुत ईजी है। यानी आपने प्लस माइनस किया तो जो था वही रह गया। यहाँ पे कितना 22 का 22 ही एसेट आएगा। क्यों, एक एसेट इंक्रीज और उसके अकॉर्डिंग दूसरा एसेट डिक्रीज, तो फिर मेरा तो एसेट चेंज ही क्या हुआ, जो था वही रह गया। उसके बाद क्या बोला है, तो सर इसके बाद हमारे पास बोला है कि हमने सोल्ड गुड्स किया, कॉस्ट कितने का था 4000 का, प्रॉफिट कितना कमाया उस पर 2000 रुपये और 6000 में बेच दिया। समझो सोल्ड गुड्स फॉर कैश 6000, 6000 रुपये का हमने कैश में सामान बेचा है। तो अगर आप 6 का सामान बेचोगे तो क्या होगा सर, कैश मेरा इंक्रीज होगा। हमने कैश में सामान सेल किया जिसका 6000 रुपये, तो 6000 मेरा कैश इंक्रीज होगा। कैश इंक्रीज होगा तो एसेट इंक्रीज होगा, तो एसेट में 6000 प्लस कर दो। उसके बाद क्या बोला है, लेकिन सर उसकी जो कॉस्ट थी ना, जो मैंने 6 का सेल किया उसका कॉस्ट कितना था, उसका कॉस्ट 4000 था। यानी मेरा स्टॉक कितने का गया मेरे पास से 4000 का, तो स्टॉक मेरा डिक्रीज हुआ 4000 से। स्टॉक डिक्रीज यानी एसेट डिक्रीज, तो 4000 क्या कर दो यहाँ से माइनस कर दो। उसके बाद क्या कह रहा है, सर 4 का आपने सामान 6 में सेल किया था, प्रॉफिट हो गया 2000 का। प्रॉफिट कहाँ जाता, अभी समझाया, प्रॉफिट जाता सर कैपिटल में, तो यहाँ पे 2000 रुपये कैपिटल में प्लस कर दो। लायबिलिटी में डैश डालो, नो चेंज। और ये फिर से मेरा आ गया क्या, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितनी आएगी, 22 में 6 प्लस करो 28, और 28 से 4 माइनस करो कितना आएगा 24000 आएगा। और ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा 22000 आ जाएगा और ये मेरा 2000 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसी बहुत आसानी से कर सकते हो। ये तो बहुत ही इजी दिया हुआ अकाउंटिंग क्वेश्चन आपकी बुक में। इससे ज़्यादा टफ तो 11th क्लास में दिए हुए हैं, मजाक नहीं कर रहा, बहुत, इससे तो बहुत ही ज़्यादा टफ दिया 11th क्लास में। अगर 11th क्लास की बात करो ना तो लास्ट के क्वेश्चन ना, इसके मतलब इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं क्लास 11th में, अगर लास्ट के आप क्वेश्चन देखते हो तो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। और कर दूँ मैं थोड़ा सा, इसके बाद क्या दिया हुआ, लिखा पेड टू दास एंड कंपनी इन कैश ₹1000। हमने दास एंड कंपनी से कहीं परचेज किया होगा क्रेडिट में, अब हमने पे कर दिया। तो सर पे करो तो क्या होगा, कैश डिक्रीज होगा। कैश डिक्रीज का मतलब क्या है, एसेट डिक्रीज होगा। तो एसेट में क्या कर दो माइनस, और लायबिलिटी में भी कर दो माइनस, क्योंकि लायबिलिटी का पेमेंट हमने कर दिया। तो ऐसी सिंपली आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। उसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है सर रिसीव फ्रॉम बेनर्जी। बेनर्जी से हमने रिसीव किया, तो कैश में प्लस कर दो, कैश में क्या कर दो प्लस कर दो, और कैश में माइनस भी कर दो। सर क्या मतलब है, कैश में प्लस भी कर दो कैश में माइनस भी कर दो, यानी सिंपल है यार। बेनर्जी से हमने पैसा रिसीव किया तो कैश तो इंक्रीज होगा, बट बेनर्जी हमारा डेटर होगा, तो डेटर से क्या होता है, तो सर डेटर से हमारा कैश क्या होता है, डिक्रीज होता है। डेटर से हमारा कैश क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जब डेटर डिक्रीज होगा तो एसेट डिक्रीज होगा, और कैश इंक्रीज होगा तो एसेट इंक्रीज होगा। तो कैश मिला है इसलिए एसेट में प्लस करूंगा, बट डेटर तो डिक्रीज हो रहा है ना, इसलिए एसेट में क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। उसके बाद क्या बोला है हमारे पास, तो बोला सर रिसीव 6000 सैलरी।
सॉरी पेड सैलरी, सैलरी पे करोगे एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस, और कैश है, कैश में पे करोगे तो कैश से माइनस। तो कैश मतलब क्या है, एसेट, तो एसेट से माइनस और कैपिटल से माइनस। रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला है तो एसेट में प्लस और कैपिटल में प्लस। एसेट में प्लस इसलिए क्योंकि पैसा मिला है तो एसेट इंक्रीज होगा, और कैपिटल में प्लस इसलिए क्योंकि आपके पास इनकम आ रहा है। वेजेस पे करोगे तो एज इट इज कैश से माइनस यानी एसेट से माइनस और कैपिटल से माइनस क्योंकि एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन। एक दोनों क्वेश्चन तो मैंने खुद ही करा दिए दोनों पैटर्न पे, तो बाकी आप खुद अच्छे से इसको सॉल्व करना। और ये एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन अभी मैंने करा दिया। जो अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है आपके पास क्या है, डबल एंट्री बुक सिस्टम क्या होती है। और डबल एंट्री बुक सिस्टम भी मैंने डिस्कस कर दिया, लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा दिया था। ठीक है, ये बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल्स भी किया था, सब कुछ किया था इसका। डबल एंट्री, प्राइमरी, सब्सिडरी। अब देखो डबल एंट्री बुक सिस्टम तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। डबल एंट्री बुक सिस्टम क्या होता है ये मैंने डिस्कस कर दिया है। अभी हमें जो डिस्कस करना है इस लेक्चर में क्या करना है, वो करना है बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री क्या होता है और सब्सिडरी बुक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है ये हमें डिस्कस करना है। और जो डबल एंट्री सिस्टम था ये हमने क्या किया था, लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस कर दिया था। तो एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत छोटा सा लेक्चर बनेगा, आप लोग इसको देख लेना। अगले लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 है, अभी लेक्चर नंबर 10 जो होगा, जो लेक्चर नंबर 10 होगा उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बुक ऑफ प्राइमरी और सब्सिडरी बुक से। ठीक है, डबल एंट्री तो मैं लेक्चर नंबर 8 में करा चुका हूँ। लेक्चर नंबर 8 में मैं क्या कराया था, डबल एंट्री करा दिया था। लेक्चर 9 में मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन करा दिया। लेक्चर 10 से मैं क्या करूँगा, बुक्स ऑफ प्राइमरी और सब्सिडरी बुक्स स्टार्ट कर दूंगा, और फिर आगे के जो भी टॉपिक्स हैं ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, लेक्चर 10 में ही डिस्कस करेंगे। जनरल एंट्री भी है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, आपको अगर हमसे जुड़ना है तो मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।